वेलकम बैक ऑन MCI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम लोग लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर ऑफ मास, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो ब्रीफली मैं एक थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था और उसके बाद में फिर हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बोला कि हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का जो पहला टॉपिक है वो एक तरीके से काइंड ऑफ सेंटर ऑफ मास है। और सेंटर ऑफ मास होता क्या है उसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह के बारे में बात की थी और कुछ बेसिक फॉर्मुलेशन इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग्स हुई थे अपने कंप्लीट। ठीक है, तो एक आइडिया ये था कि सेंटर ऑफ मास का मीनिंग ये है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम है, मतलब जिसमें मोर देन वन पार्टिकल्स हो सकते हैं या एक कंप्लीट बॉडी हो सकती है, उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पर अगर हम लोग पूरी बॉडी के मास को उस जगह पे ले आए, उस जगह पे कंसंट्रेटेड कर दे और फिर उस पॉइंट को ही स्टडी कर ले, तो और उस पॉइंट को स्टडी करने पे जो मोशन आता है पार्टिकल का एग्जैक्टली वैसे आता है जैसे बॉडी का पूरी जिस तरीके से मूव करती है वैसे एग्जैक्टली। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सारे पार्टिकल्स है उसके अंदर एक बॉडी में, उन सब का जो एवरेज पोजिशन है, मतलब मास का जो एवरेज पोजिशन है उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंटर ऑफ मास। और थोड़ा सा अगर हम सिंपल और भी इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करना चाहे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कनेक्ट करना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी जहाँ पर बैलेंस हो पाएगी वो उसका क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अर्थ नियर टू द सरफेस हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ मास की तरीके से ही कंसिडर कर लेते हैं। एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या कंपैरिजन होता है, वो थोड़ा आगे हम 2-4 क्लास के बाद में डिस्कस करेंगे। करेक्ट? तो ये कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में हमने बोला था। जैसे कि अगर जैसे मैं मेरी बॉडी की बात करूँ या ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो सेंटर ऑफ मास कहीं इसके आसपास रहेगा, मतलब जहाँ पे हम बैलेंस कर सके। लेकिन हम अगर योगा पोज वगैरह करते हैं या डांस करते हैं, जैसे मान लो कि एक पैर पे हम खड़े होकर ऐसे योगा करते हैं तो हमारी बॉडी बेंड होने लग जाती है क्योंकि सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। करेक्ट है? जैसे हम बाल्टी उठा लेते हैं पानी की, तो हम बाल्टी एक हाथ से बाल्टी उठाते हैं तो दूसरी तरफ बॉडी बेंड हो जाती है क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, या उसको हम बैलेंस करने के लिए ताकि हमारा बॉडी गिरे ना, उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम या बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो सेंटर ऑफ मास का ही कंसेप्ट होता है। करेक्ट? चलिए, कल जो हमने कुछ डिस्कशन किया था सेंटर ऑफ मास का, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो फॉर्मुलेशन हमने की थी, एक दो हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे, आज थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और मोस्ट ऑफ जो आज पार्ट रहेगा वो क्वेश्चंस ओरिएंटेड ही रहेगा क्योंकि थ्योरेटिकली मोस्टली हो चुका है इसमें। तो कल का अगर बात करें तो देखो एक दो चीज़ें बता देता हूँ। जो बेसिक फॉर्मुलेशन हमने डिस्कस किया क्या क्या था, वो ये था कि कोई भी बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर, तो एक सेकेंड, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से है। सेंटर ऑफ मास का जो RCOM या CM लिखे तो अगर उसमें मल्टीपल बॉडीज है तो हम ऐसे करते हैं M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस ऐसे सबको ऐड करते जाते हैं और सारे जो पार्टिकल्स हैं उनका सबका मास आ जाएगा, यहाँ पे टोटल ऐड होता रहेगा। करेक्ट है? दो बॉडी रहेगी तो दो टर्म्स आ जाएंगे ऊपर, दो टर्म्स नीचे आ जाएंगे, तीन बॉडी रहेंगी, तीन पार्टिकल रहेंगे तो तीन हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिंपल बेसिक चीज समझ में आती है। इसका समेशन करें तो ये आ जाता है MI/RI वेक्टर अपॉन समेशन ऑफ MI। इसको हमने समेशन फॉर्म में भी लिखा था, नीचे वाले टर्म को M टोटल मास करके भी हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। करेक्ट? इसी तरीके से ये तो आ गया देखो पोजीशन वेक्टर की टर्म में। पोजीशन वेक्टर मतलब R वेक्टर, R1 R2 इनके टर्म्स में। लेकिन अगर मेरे को इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखना है, लाइक X में या Y में या Z में, तो ये जो फॉर्मेट है सिमिलर ऐसे भी हो जाता है। सेंटर ऑफ मास का जो X कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, वो यहाँ पर R1 की जगह X1 आ जाएगा, R2 की जगह X2 आ जाएगा और इस तरीके से ये ऐड होता रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उतनी बार ऐड हो जाएगा। करेक्ट? इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये है समेशन ऑफ MI XI अपॉन समेशन ऑफ MI। सिमिलरली Y सेंटर ऑफ मास M1 Y1 प्लस M2 Y2 करके ये आ गया था अपने पास में M1 प्लस M2 और ये समेशन MI YI अपॉन समेशन ऑफ MI।
ऐसे जेड का भी आ गया था। तो इस तरीके से अपने को ये तो क्या हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ये मैंने जस्ट एक बेसिक आपको काइंड ऑफ सिंपल रिवीजन करवाया है लास्ट क्लास का। अब हम आगे इस पे क्वेश्चंस करते हैं और फिर कुछ शॉर्ट मेथड वगैरह भी सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ क्या क्वेश्चन है। अगर ये डायग्राम शायद वाइट हो गया है तो सही से क्लियरली विजिबल नहीं होगा, मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूँ दूसरा, ताकि आप लोग देख पाए। देखो एक डायग्राम दे रखा है, उसमें 3 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है? 3 पार्टिकल है। देयर आर 3 पार्टिकल्स इन दिस सिस्टम। 3 पार्टिकल जो है उनमें क्या क्या है? एक पार्टिकल है उसका मास है 0.5 kg में है, ये जो दूसरा है वो 1 kg है, और एक है 1.5 kg। ठीक है, एक तो ये है आपके पास में 5 सेंटीमीटर की लेंथ, ये है 3 सेंटीमीटर की लेंथ, और ये है 4 सेंटीमीटर की लेंथ, और अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल पर 3 पार्टिकल या 3 मास रखे हुए हैं, m1, m2, m3। एक का मास ये है, एक ये है, एक ये है, और इनके बीच में ये डिस्टेंसेस है। अब ये जो सिस्टम है जिसमें 3 पार्टिकल शो किए गए हैं, इसका अपने को क्या पता करना है? सेंटर ऑफ मास पता करना है। अब सेंटर ऑफ मास कैसे पता करें? हमने जो फॉर्मुलेशन पढ़ा है उसके बेसिस पे ही हम लोग चलेंगे। इसका एक आइडिया मैं बता देता हूँ किस तरीके से किया जाता है। जैसे आपको ये है, दे दिए गए 3 पार्टिकल, आपको सेंटर ऑफ मास पता करना है, उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं या पोजीशन वेक्टर पता करना है। तो आप किस वे में चलेंगे? आप क्या करो, अब मैं आपको ये पूछूं कि सेंटर ऑफ मास पता तो करो, लेकिन कहाँ, किसके रिस्पेक्ट में पता करना है? कौन सा कोड, ओरिजिन कहाँ पे लूँ? क्योंकि ओरिजिन से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जगह पे हम ओरिजिन ले लेते हैं और फिर वहाँ से डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे? मान लो कि मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम ओरिजिन ले लें, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। और एक तरफ एक्स एक्सिस ले लेते हैं, जैसे ये मान लो कि इधर एक्स एक्सिस है और ऊपर की तरफ जो है ये वाई एक्सिस है, इस तरफ। और इसके अकॉर्डिंग हम इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो है वो पता कर लेंगे और इसका सेंटर ऑफ मास पता करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, एक ओरिजिन कंसिडर कर लो, कहीं ना कहीं यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, इस जगह पे कर लो, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे या इजी वे में हो सके वहाँ पे। कई कुछ बार तो ऐसे दिया हुआ रहता है कि यहाँ पे ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में बताओ कि यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा। तो जब दिया हुआ रहे तब तो वैसे कर लो, जब दिया हुआ नहीं है तब आप एक जगह पे ओरिजिन कंसिडर कर लो। जैसे मैंने ओरिजिन यहाँ पे मान लिया, अब ओरिजिन यहाँ पे मान लिया, तो अब तीनों पार्टिकल्स के हम कोऑर्डिनेट पता कर लें इसके रिस्पेक्ट में। और कोऑर्डिनेट अगर मैं पता कर लूँगा, मास मुझे पता है, तो एक्स COM पता कर लेंगे, वाई COM पता कर लेंगे, जेड COM पता कर लेंगे। कैसे? आओ, आप चाहे तो एक बार पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे और फिर आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा है, अपने पास में 3 पार्टिकल हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मैं इसको लेट्स से इट इज़ m1, ये है m2 और ये है m3। अच्छा, किसको m1, किसको m2, किसको m3 रखना है? आपको जो मर्जी चाहे उसको m1, m2, m3 ले लीजिए, कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने इसको m1 ले लिया, तो मैंने m1 जो लिया वो मेरे पास में 0.5 kg, ठीक है। दूसरा जो m2 लिया वो है मेरे पास में कितना, 1 kg। और जो m3 लिया वो है मेरे पास में कितना, 1.5 kg। ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग m1, m2, m3 डिसाइड कर लिया। आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरे भी ले सकते हो, इसको m2 ले सकते हो, इसको m1 ले सकते हो। अब इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आप ये देखिए, ये ओरिजिन लिया हमने, तो यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट m1 के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो 0,0। ये एक प्लेन में ले लेते हैं, 3D में तो है नहीं, ये 2D में है। तो प्लेन में तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, जेड भी ले तो वो भी 0 आ जाएगा, पर हम 2D की बात करें तो 0,0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो यहाँ इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया, 4, और y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट तो है 4 और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0।
तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट जैसे ये पता चले, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया 4,0, करेक्ट। ऐसे ही सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट पता करें। इसके कोऑर्डिनेट देखो, ये वाई एक्सिस पे है, ये हमने वाई एक्सिस बना लिया ना, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया 0, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से ये हाइट 3, करेक्ट, तो ये हो गया 3, तो ये होंगे आपके पास में 0,3। अब देखो आपको तीनों पार्टिकल के मासेस पता है और तीनों पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। अब तो आप सेंटर ऑफ मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आगे कैलकुलेशन करते हैं। चलो, तो ये रहेगा कुछ ऐसे, एक सेकेंड, चलो कैलकुलेशन करें तो हम सबसे पहले XCOM पता करते हैं। XCOM क्या होगा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। देखो आप कॉम्पिटिटिव पर्पज से पढ़ रहे हो तो बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं अभी इनिशियल क्वेश्चंस के अंदर करवा देता हूँ, फिर डायरेक्टली आपको तो हैबिट रहेगी तो फटाफट कर सकते हो। तो देखो M1 है 0.5, तो ये होगा 0.5 इंटू x1, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस M2 इज 1 kg, इसका x कोऑर्डिनेट 4, प्लस M3 ये है 1.5 kg और इसका x कोऑर्डिनेट 0 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये प्लस ये प्लस ये 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, नीचे तो 2 हो गया, और अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ, ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ऊपर बचा 4 और नीचे कितना आया 1 प्लस 2 3 हो गया, ठीक है। तो अपने पास में ये मिल गया, अपने पास में XCOM, ये XCOM मिल गया, करेक्ट है। तो अपने को सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल गया। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं, चलो लगे हाथ ये भी कर ही लेते हैं। y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको कॉपी कर सकते हो। बाकी मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो y कोऑर्डिनेट देखिए वही सेम चीज़, y सेंटर ऑफ मास, तो M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, करेक्ट। M1 y1 तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो हो जाएगा 0.5 इंटू 0 प्लस M2 इज 1 kg, y2 कितना 0 प्लस M3 है आपके पास में 1.5 और y3 है 3 अपॉन टोटल मास कितना है 3 है, टोटल मास आपके पास में कितना है 3 है। चलिए ये 0 हो गया, तो ऊपर बचा 4.5 अपॉन 3, ये बचा, ये आ गया आपके पास में, ये यहाँ से आया 1.5 YCOM। तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल गया सेंटर ऑफ मास का, x कोऑर्डिनेट मिल गया सेंटर ऑफ मास का, तो आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मिल गए, करेक्ट है। ये लो, अगर आप पोजीशन वेक्टर में शो करना चाहो, मतलब आपने कोऑर्डिनेट तो पता कर लिए, कोऑर्डिनेट आपने पता कर लिए, तो आपके पास में कोऑर्डिनेट, अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट चाहिए तो कोऑर्डिनेट तो आपके पास में आ गए क्या, x, y, तो ये हो गया 4,3, 1.5, ये आपके पास सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो गए। आप अगर पोजीशन वेक्टर लिखना चाहो इसका, r वेक्टर ऑफ COM, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा XCOM i कैप, YCOM j कैप और ZCOM k कैप, ऐसे होता है। XCOM तो 4/3 है, ये तो 4/3 i कैप प्लस YCOM है आपके पास में 1.5 j कैप, Z है नहीं तो वो 0 एक तरीके से, तो ये आपके पास में सेंटर ऑफ मास का क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया। डन। तो हमने x y को अलग अलग कैलकुलेट कर लिया और फिर क्या पता कर लिया, हमने पोजीशन वेक्टर पता कर लिया, करेक्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो चले, तो हमने ये एक क्वेश्चन कर लिया जिसमें अलग अलग पार्टिकल्स रखे हुए थे ट्राइंगल के डिफरेंट पॉइंट्स पे और वर्टिसेस पे, और उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, ये डील कर लिया।
इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं। अब ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, एक कोई ज्योमेट्री दे सकता है, उसके डिफरेंट वर्टिसेस पे कुछ मासेस रखे हुए हैं, उसका सेंटर ऑफ मास हम पता कर सकते हैं। या कई बार सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो कोई पार्टिकल के कोऑर्डिनेट पता करने होते हैं, वो भी पता कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आई होप हो गया होगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है अपने को, हम कर रहे हैं इसमें वर्टिसेस पे रखा हुआ है, ये एक क्या है अपने पास में, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट है और एक ज्योमेट्री उसके उस पे रखा हुआ है अपने पास में। चलिए एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर गिवन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, आओ। ये विजिबल तो है ना आपको, डायग्राम शायद रिफ्लेक्शन आ रहा है तो डायग्राम मैं दूसरा बना दूंगा, डोंट वरी। तो आओ देखो, 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। 4 पार्टिकल है, मासेस गिवन है, आर प्लेस एट 4 वर्टिसेस ऑफ ए बी सी डी ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। तो आपके पास में एक स्क्वायर गिवन है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, वो आपको नहीं दिख रहा तो एक यहाँ पे है स्क्वायर के, एक यहाँ पे है, एक ये रहा और ये चारों वर्टिसेस पे आपके पास में 4 पार्टिकल पुट किए हुए हैं। ये है पॉइंट ए, दिस इज बी, सी एंड डी। यहाँ पे मास पुट किया हुआ 1 kg, ये 2 kg, इधर 3 kg है और इधर कितना है आपके पास में 4 kg। ये 4 आपके पास में रखे गए हैं 4 पार्टिकल। और ये डायग्राम आप वैसे भी हटा दो, इसमें कुछ शायद मिस्टेक है, इसको हटा दो। ये डायग्राम देख लो आप, तो 4 वर्टिसेस पे, स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पे 4 ऑब्जेक्ट रखे हुए जिनके मास करेस्पॉन्डिंगली अपने को गिवन है 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। और इसका साइड कितना है 1 मीटर, ये 1 मीटर की लेंथ है ये, और ये भी 1 मीटर का ही लेंथ है क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता करनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ या आइडिया बता देता हूँ। देखो इसमें 4 है, आपको कहाँ से पता करना है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी एक जगह पे ओरिजिन ले लो और वहाँ उसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास पता कर लीजिए, तो आप यहाँ पे पहुँच करके सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं। बाकी मैं इसको सोल्व कर देता हूँ तो आप लास्ट में आंसर मैच भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं हम लोग। आओ देखो, ये सेंटर ऑफ मास के लिए देखो सबसे पहले तो एक जगह पे ओरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा। तो ओरिजिन कहीं पे ले लो, जैसे मान लो कि मैं ओरिजिन ले लूँ यहाँ पे, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ये क्या, जैसे एक्स एक्सिस ले लो, इधर से ये क्या हो गया आपके पास में वाई एक्सिस हो गया, करेक्ट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने खुद से डिसाइड कर लिया। अब आपके पास में 4 पार्टिकल हो गए। ठीक है, इन चारों पार्टिकल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी लोकेशंस, इनके कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो चारों के लिए कर लीजिए। मतलब आपने, जैसे मैं पूछूं इसके कोऑर्डिनेट बताओ मेरे को, इसके कोऑर्डिनेट, तो अगर ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट तो कितने हो गए 0,0, करेक्ट है, एक्स वाई प्लेन पे इसके हो गए 0,0। अगर इसके कोऑर्डिनेट पूछूं मैं आपसे, तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया 1, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसके कोऑर्डिनेट पूछो आपसे, इसके कोऑर्डिनेट, तो ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि ये 1 मीटर है तो ये हो गया 1। इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसके लिए एक्स में भी 1 चलना पड़ेगा और वाई में भी 1, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,1। तो आपके पास में 4 पार्टिकल हो गए और चारों के कोऑर्डिनेट पता चल गया आपको। तो मैं लिख देता हूँ आपके पास में ए पॉइंट पे जो है उसका मास की बात करूँ तो m1 ले लेता हूँ, ये है 1 kg, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास में है कितना 0,1। ठीक है, m1 m2 m3 किसको ले, किसी को ले लो, पहले ही बता रखा है कि कोई आपको जो ठीक लगे वैसे कर लो। b पॉइंट पे अपने पास में है 2 kg मास, तो इसको m2 कर देते हैं, ये है 2 kg मास, और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में 1,1। सी पॉइंट पे m3, इसको m3 बोल देते हैं हम लोग, ये है आपके पास में 3 kg। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेट के जो है ये 1,0 है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है, फोर्थ जो पार्टिकल है वो d पे है, d पे है m4 और उसका मास आपके पास में 4 kg,
और इसका जो सेंटर ऑफ मास है सॉरी इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है। ये आ गया। अब अगर आपके पास में मास और कोऑर्डिनेट्स की इन्फॉर्मेशन है तो सेंटर ऑफ मास तो इजीली पता कर सकते हैं ना। चलिए आओ भाई कर लेते हैं हम कैलकुलेट। किसी ने अगर कैलकुलेट कर लिया है तो इसको स्किप करके आगे डायरेक्ट आंसर चेक कर लो और वहाँ से वापस से स्टार्ट कर लो। चलो तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट पता करता हूँ सबसे पहले, एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैं डायरेक्ट करूँ m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, इस तरीके से डायरेक्ट कर लेते हैं। तो m1 x1 1 इंटू 0 0 हो गया, प्लस m2 x2 m2 x2, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट, ये मास इसका हो गया 2 इंटू 1 2, प्लस m3 x3 तो ये हो गया 3, प्लस m4 x4 ये भी हो गया 0 अपॉन टोटल मास कितना हो गया, ये 7 प्लस 3 10 हो गया। तो ये कितना है 5/10, तो ये हो गया 1/2, हाफ आ गया x कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट, y ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। y कोऑर्डिनेट देखो तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 इस तरीके से चलता जाएगा। m1 y1 तो ये हो गया 1, प्लस m2 y2 ये हो गया 2, प्लस m3 y3 3 इंटू 0 0, प्लस m4 प्लस y4 ये हो गया 0 अपॉन 10, तो ये हो गया आपके पास में 2/10 मीन्स 1/5। करेक्ट, x कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट मिल गया, z कोऑर्डिनेट सबका 0 0 0 है, तो z कोऑर्डिनेट अपने को नहीं मिल रहा क्योंकि ये प्लेन के अंदर है ज्योमेट्री, तो z कोऑर्डिनेट अपने पास में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर z कोऑर्डिनेट की बात भी कर लो तो वो 0 आ जाएगा। आपके पास कोऑर्डिनेट मिल गए, तो आपको x COM, y COM, z COM, तो सेंटर ऑफ मास के xy कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 1/2, 1/5, 0। या आप सिंपल x एंड y में बोलना चाहो तो 1/2, 1/5। डन, कोई प्रॉब्लम, सिंपल हो गया। तो इस तरीके से कोई भी और भी टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, किसी भी टाइप का ट्राइंगल दे दे, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दे, या फिर आपको स्क्वायर दे दे, रेक्टेंगुलर शेप में कुछ दे दे, तो आप पता कर सकते हैं। डन, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स बढ़िया है, उस पर बात करते हैं। ये डायग्राम अगर आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, पैरेललोग्राम का डायग्राम है। ये एक्चुअल में क्या है सुन लो, इधर मैं बता देता हूँ आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड, ज्योमेट्री भी तो है अपने पास में। इसमें रोटेशन का अगर है कि नहीं, दूसरा ले लेते हैं हम लोग। चलो ये ऐसा है, अगर अपने पास में एक x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसमें कहाँ है चार पार्टिकल रखे हुए, उनके मास जो है वो इक्वल मास है। कहाँ कहाँ पे है, ये अगर ओरिजिन है, एक पार्टिकल रखा हुआ m मास का यहाँ पे, एक यहाँ पे रखा हुआ है m मास का, ये a डिस्टेंस है। ठीक है, एक पार्टिकल जो है कुछ वो यहाँ पे रखा हुआ, या थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे रखा हुआ m मास का, और एक रखा हुआ है कुछ इस जगह पे m मास का पार्टिकल है। मतलब एक तरीके से ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ये अगर डायग्राम सही भी नहीं बना है तो आप इसको समझ लीजिए क्या है, ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस पे इक्वल मास पुट किया हुआ m। ठीक है, ये a है और ये जो लेंथ है दैट इज b। इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। अब इसका सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए हमारे पास में वही तरीका, मास सबका पता करो जो कि पता है,
और वर्टेसेस के आपको या जो भी मास जहाँ जहाँ पुट किया हो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट पता कर लो, उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो कैसे करें, आओ आप खुद से ट्राई कर सकते हो पॉज करके, बाकी मैं बता देता हूँ आगे चले। देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो ये तो ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट तो हो गए 0,0, मतलब एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गए 0,0, ठीक है। अच्छा ये देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ये एंगल भी है, मान लो थीटा दे रखा आपको, जैसे उस डायग्राम में आपको एंगल गिवन था, ये थीटा, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ऐसा करके ये 0,0 हो गया कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट बताना जरा मेरे को। इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो ए हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया ए, वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसका 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है। अब अपने पास टास्क जो बच गया वो क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता करना। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट पता करते हैं। अब देखो ये बीच में है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता किया है, एक ये ज्योमेट्री बन रही है, ज्योमेट्री से हम आइडिया लगा सकते हैं। कैसे, ये लेंथ बी है, ये एंगल थीटा है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे बना लूँ, ऐसे एक परपेंडिकुलर बना लूँ, तो एक तो मेरे को इस b का कंपोनेंट मिलेगा ऊपर की तरफ b साइन थीटा, जो कि इस लेंथ को शो करेगा, करेक्ट है, सही है। और एक इसका जो कंपोनेंट मिलेगा वो b cos थीटा, जो कि ये लेंथ को शो करेगा, ये लेंथ जो है वो क्या है b cos थीटा। मतलब इस पॉइंट पर अगर आपको पहुंचना है या इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना इधर चलना पड़ेगा, इतना मतलब b cos थीटा, और फिर इतना ऊपर चलना पड़ेगा मतलब b sin थीटा। मतलब ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है इसका y कोऑर्डिनेट, मतलब इसके अपने को कोऑर्डिनेट पता चल गया क्या। ज्योमेट्री से आइडिया लगा रहे हैं हम लोग, क्या करें हमने इसके कंपोनेंट ले लिए, कंपोनेंट लेके हम लोग ये b cos थीटा आ गया, ये b sin थीटा, तो x कोऑर्डिनेट तो ये मिल गया b cos थीटा, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया b sin थीटा। तो हम इधर आके इधर मतलब यहाँ पे पहुंच सकते हैं, मतलब इसके कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट अपने को पता चल गए, क्या कोऑर्डिनेट मिले इसके, b cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये कोऑर्डिनेट पता चल गए, x एंड y कोऑर्डिनेट। अब इसके कोऑर्डिनेट बताना जरा मेरे को, इसके कोऑर्डिनेट क्या आप पता कर सकते हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट पता करने हो तो अगेन उस टाइप के ज्योमेट्री से हम कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है, डन। तो आप नोटिस कीजिए, अगर आपके पास में अगर यहाँ पे फिर से अगेन हम लोग एक परपेंडिकुलर बना दें, ये तो b है तो ये भी तो b है पैरेललोग्राम, तो ये लेंथ तो क्या हो जाएगी b cos थीटा, अगेन वो वैसे जैसे ये था, तो ये तो क्या हो जाएगा b cos थीटा, ये लेंथ तो, और ये लेंथ क्या हो जाएगी b sin थीटा, वैसे ही कंपोनेंट ले लिया हमने। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहचानिए आप, इसके कोऑर्डिनेट कैसे है, देखो इस पे पहुंचने के लिए मैं क्या करूं, पहले तो x में इतना चलना पड़ेगा, यहां से लेके इतना, इतना मतलब a प्लस बी cos थीटा, मतलब x में कितना चलना पड़ा a प्लस बी cos थीटा, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो हो गया a प्लस बी cos थीटा, a प्लस बी cos थीटा, ये इसका हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ इसका, ऊपर b sin थीटा, y कोऑर्डिनेट तो b sin थीटा है, तो ये हो गया b sin थीटा। ये लो भैया, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, और इसके और इसके चारों के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब कोऑर्डिनेट मिल गए तो फिर तो बाकी बचा ही क्या, अब तो फॉर्मूला लगाना है और कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए मेन चीज यही है, अगर इसमें किसी को चीज समझ में नहीं आएगी तो वही प्रॉब्लम करेगी आगे, तो फिर बेसिक कैलकुलेशन है जो हम सारे क्वेश्चंस में वही सेम तरीके से कर रहे हैं। तो अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई तो आप एक बार पिछले 2 मिनट में जाके रिपीट करके देख लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, ज्योमेट्री को थोड़ा सा कंपोनेंट की टर्म्स में थोड़ा सा ब्रेक करके कैलकुलेट किया है। चलो, तो मेरे पास में जो मिला उसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 पार्टिकल मिल गए, सॉरी 4 अपने पास मिल गए, एक को m1, एक को m2, m3 कर लो। जैसे इसको m1 m है, इसका मास m2 इसका भी मास m है, m3 इसका भी मास m है, m4 इसका भी मास m है, मतलब सबका मास तो m ही है, इसमें तो कोई वो बड़ी बात है ही नहीं। इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, ये 2 सेकेंड पार्टिकल है, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, और ये है 4। किसी को कुछ और मानना है तो और ले लीजिए, कुछ दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता।
ए के कोऑर्डिनेट जो अपने पास में, ए के कोऑर्डिनेट है 0,0, 1 के हो गए, 2 के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट है 1,0, 3 के कोऑर्डिनेट, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास में है a प्लस बी कॉस थीटा, ये तो हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, कोमा y कोऑर्डिनेट कितना है b साइन थीटा, ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को। इसका देखिए फोर्थ का, इसका है अपने पास में b कॉस थीटा कोमा b साइन थीटा, तो ये अपने को चारों के कोऑर्डिनेट मिल गए, मासेस मिल गए। अब हम इसका x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, करें, आ जाइए। चलो ये है, कैलकुलेट करते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट पे बात कर लेते हैं। लाइक x COM, तो m1 x1 m1 x1 m1 x1, तो m इंटू 0, ये तो हो गया 0 प्लस m2 x2, m इंटू x2 ये है m इंटू a प्लस m3 x3, m इंटू x, तो m इंटू दिस, ये क्या है a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा प्लस m4 इंटू x4, तो m4 तो है m और x4 क्या है b कॉस थीटा, तो ये हो गया mb कॉस थीटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल मास, तो 4 पार्टिकल है, चारों का मास m है, तो 4m हो गया, ये हो गया 4m। ऊपर वाले में वैसे भी m कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर बन गया a प्लस b कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा, चारों में तीनों टर्म्स में m कॉमन आ गया, तो ये ऊपर बन गया, नीचे जो आया वो 4m आ गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, ये देखो a 2a हो गया प्लस 2b कॉस थीटा अपॉन 4, देखो 2 कॉमन लेके काट दो तो ये बन जाएगा ऊपर a प्लस बी कॉस थीटा अपॉन 2, ये आपके पास में x सेंटर ऑफ मास मिल गया, ये x ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया। सिमिलरली हम क्या पता कर सकते हैं, y भी पता कर सकते हैं, तो y सेंटर ऑफ मास भी पता कर सकते हैं, इसमें कोई बिग डील नहीं है ये, ठीक है, एक सेकेंड, चलो ओके, तो ये जैसे x सेंटर ऑफ मास पता किया, y सेंटर ऑफ मास भी पता कर लो, तो इसमें m y ऐसे कर लेते हैं, तो y सेंटर ऑफ मास से बता देता हूँ, इसको कॉपी कर लेना अगर चाहो तो आप। y सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करें हम लोग, y के लिए कैलकुलेट कर लो भैया, चलो तो कैलकुलेट करते हैं, आओ y सेंटर ऑफ मास पता करते हैं, तो y COM इक्वल टू m1 y1, तो ये 0 है y, तो ये हो गया 0 पहला टर्म, सेकेंड टर्म m2 y2 ये भी 0 हो गया, फिर m3 y3, तो mb साइन थीटा हो गया, ये mb साइन थीटा प्लस m4 y4, तो ये भी mb साइन थीटा है, mb साइन थीटा अपॉन टोटल मास 4m, m से कट गया, ये b साइन थीटा ये 2b साइन थीटा हो गया, ये हो गया 2b साइन थीटा अपॉन 4, तो ये आपके पास मिल गया b साइन थीटा अपॉन 2, ये आपके पास में y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया। तो आप पोजीशन वेक्टर शो करना चाहो तो पोजीशन वेक्टर शो कर लो, बाकी आपको कोऑर्डिनेट तो मिल ही गए, डन। तो इस तरीके से हम डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री लेके उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे हम मास पुट करके सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं, इजीली कर लोगे। तो एक तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस तो ये हो गए। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में हम बात करेंगे, चले ओके। देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन सुनो, मैथमेटिक्स के कुछ 2-4 फॉर्मूले काम में आएंगे, उनमें वो फॉर्मूले बता देता हूँ और फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये अब जो फॉर्मेट बताने वाला हूँ, ये फॉर्मेट आप 12th के इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस यूज होते हैं, तो ये मल्टीपल जगह पे काम में आएगा। तो कुछ नोट डाल के आप फॉर्मुलेशन लिख सकते हो यहाँ पे,
नोट डाल के लिख लेना। देखो अगर जैसे एक फॉर्मूला तो ऐसा है, अगर आपके पास में ऐसा है 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे चलता जाए n टर्म्स तक, है ना, एडिशन चल रहा है, सम करना है अगर 1 + 2 + 3 ऐसे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सम आता है वो आता है n + 1/2, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रख लेना, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका सम n जितना भी आएगा उतना हो जाएगा। एक फॉर्मूला है आपके पास में ऐसा कुछ करके 1² + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे चलता जाए, और n टर्म्स है और n लास्ट टर्म का भी स्क्वायर, सबका ऐसे स्क्वायर करके ऐड करना हो, तो ये जो आता है वो आता है n + 1 2n + 1/6, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक जो है आपके पास में एक कुछ ऐसा है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 क्यूब, ऐसे क्यूब चल रहे हो n³, तो n टर्म्स का सम करना है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे होता है ये जो पहला आया था ना ये वाला, इसका स्क्वायर हो जाता है, मतलब n + 1/2 जो आया था इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो हम अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें यूज करने वाले हैं। बेसिकली होगा क्या, हम बहुत सारे पार्टिकल्स लेंगे और उन बहुत सारे पार्टिकल्स में ऐड करने पे कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा, तो इस टाइप का पैटर्न बनेगा तो उसके लिए ये फॉलो कर लेंगे। जैसे कहीं पे जीपी भी बनेगा, कहीं पे एपी भी बन सकता है, तो एपी या जीपी भी बन रहा हो तो वहाँ पे भी एडिशन के लिए हम एपी या जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जहाँ पे इस टाइप का बनेगा तो वहाँ पे इस टाइप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बात करें, आगे चले, तो इसको आप कॉपी कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, आगे चलता हूँ मैं। देखो क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। आओ देखो क्वेश्चन, ये रहा अपने पास में क्वेश्चन, क्या है सुनना, आई होप ये विजिबल है, मैं ठीक है। देखो क्या है, व्हेन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m 2m 3m nm अप टू nm है, आर एट डिस्टेंसेस x = 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर n मीटर तक चल रहा है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ओरिजिन, देन द x एक्सिस एट द x एक्सिस, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये पता करना है, क्या बोल रहा है ये ऐसे बोल रहा है कि अगर मान लो आपके पास में ये x एक्सिस है, ये क्या आपके पास में x एक्सिस है, ये तो y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस है, तो इसके ऊपर ये ओरिजिन है, ये इतने सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखे गए हैं, वो कहाँ कितनी कितनी डिस्टेंस पे, पहला जो पार्टिकल रखा गया है दैट इज जिसका मास है आपके पास में m, ये कितनी डिस्टेंस पे रखा गया, 1 मीटर पे, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे। फिर जो दूसरा रखा हुआ वो 2m है, वो कितना है, 2m है, इसका मास है 2m, ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, 2 मीटर पे। ठीक है, फिर आपके पास में 3m रखा गया है, वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, 3 मीटर पे, ऐसे लिखा हुआ। तो ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पे, तो ऐसे करेस्पॉन्डिंगली 1 मीटर के डिफरेंस पे ये चीज़ें रखी हुई है, और ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल चलते जाएंगे, आगे 4m भी चलेगा, आगे चलता जाएगा, nm तक जा रहे हैं। तो हमको क्या पता करना है, इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। ठीक है, तो चलिए सेंटर ऑफ मास पता करते हैं। सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए ओरिजिन तो अपने को पहले से ऑलरेडी गिवन है, ये रहा ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो सेंटर ऑफ मास पता करते हैं। एक बात तो ये बताओ, देखो इसमें ये ओनली x एक्सिस पे है, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पता करूँ तो ओनली x कोऑर्डिनेट पता करने की जरूरत है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, z कोऑर्डिनेट भी 0 है, क्योंकि सारे पार्टिकल ही कहाँ पे सिचुएटेड है, x एक्सिस पे, तो y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले तो सबके x कोऑर्डिनेट अपने को पता है, जैसे इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 1, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, ऐसे सबका डिस्टेंस पता है। तो चलो एक सेकेंड, आ जाओ भैया, ये x सेंटर ऑफ मास पता करना मुझे, तो ये क्या हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 m3 ऐसे चलता जाएगा अपॉन
m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे चलता जाएगा कॉन्टिन्यूसली। तो रखो, वैल्यू रखो, क्या वैल्यू आएगा? पहला मास है m, तो m1 तो हो गया m, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 मीटर, x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना 1 मीटर, तो ये हो गया 1, फिर प्लस सेकंड मास है 2m, तो सेकंड मास इज 2m, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट है इसका 2 मीटर, मतलब 2 है इसका x कोऑर्डिनेट, प्लस फिर है 3m, मास कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, ऐसे चलता जा रहा है, इस वे में आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और अपॉन सबके मासेस, पहला मास है m1, फिर है 2m, फिर कितना है, फिर 3m, फिर कितना है 4m, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया m हो गया, फिर कितना हो गया 4m हो गया, फिर कितना हो गया 9m हो गया, फिर कितना आएगा 1 4m 9m, तो देखो ये 1 का स्क्वायर है, फिर ये 2 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का स्क्वायर है, अब क्या आएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16m आएगा, फिर कितना आएगा 25m आएगा, इस तरीके से बनेंगे। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है m, इनमें नीचे m कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इस तरीके से n टर्म्स तक ये चलता रहेगा, ठीक है। ऊपर भी m कॉमन आ रहा है, नीचे भी m कॉमन आ रहा है, तो m से m तो कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 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 प्लस, ये एक तरीके से क्या हो रहा है n स्क्वायर ही तो हो रहा है, हर टर्म का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, और नीचे क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से n टर्म्स का ये सम हो रहा है। तो ऊपर वाला जो टर्म है ये तो क्या बना, आप अगर सिंपल देखोगे तो ऊपर वाला जो टर्म है वो ये बना आपके पास में, ये तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है 4, फिर क्या आ गया 3 का स्क्वायर, फिर ये 16 क्या है 4 का स्क्वायर, ये इस तरीके से चल रहा है n स्क्वायर, और नीचे वाला तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये ऐसा ही। डन। अब देखो ऊपर वाले के लिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस टाइप का अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला बताया मैंने, तो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये n टर्म्स के लिए है, अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया स्क्वायर वाला, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है n टर्म्स के लिए n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, यही था n टर्म्स का। नीचे वाले के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, नीचे वाले के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, ये है। अब जो कैंसिल आउट होके जो आता है वो आ जाएगा, n से n कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, 2 से ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका आंसर आया आपके पास में कितना 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब सेंटर ऑफ मास इतनी डिस्टेंस पे रहेगा। n अगर सपोज आपको वैल्यू दे रखी कि 5 पार्टिकल है 10 पार्टिकल है, तो n का जो भी वैल्यू है वो पुट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा अपने पास में, करेक्ट। तो सिंपल अपने को ये मिल गया, यहाँ से x कोऑर्डिनेट मिल गया सेंटर ऑफ मास का। तो ये क्वेश्चन करवाने का पर्पज क्या था कि आप ये जो इस टाइप के जो फॉर्मेट बन रहे हैं ना, ये पैटर्न बन रहे हैं, इनको डील कर पाओ। अदरवाइज और तो है क्या, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन तो वही है, फॉर्मूला रखो और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, बाकी आगे जो है ये मैथमेटिक्स बन गई। अब जैसे यहाँ पे कभी तो ये जो फॉर्मूला बना ना, ये जो फॉर्मेट बना, यहाँ पे कभी तो स्क्वायर वाला बन जाएगा, कभी क्यूब वाला बन जाएगा, कभी एपी बन जाएगा, कभी जीपी बन जाएगा, इस तरीके से। तो इनके जो फॉर्मूले लिखवाए गए हैं अभी, वो इसी पर्पज से लिखवाए गए हैं कि आपके पास में जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो तो आप उसको यूटिलाइज कर सको। क्लियर, आगे बढ़े, चलो भैया आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप पोज करके नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, when n number of particles of masses m 2m 3m nm are at distances, अब की बार डिस्टेंस अलग दे दिए, अब की बार डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर 4 मीटर 9 मीटर एनी स्क्वायर मीटर, क्या दे रखा है
मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप इसको खुद से ट्राई कर लें, ठीक है। आपके जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के एग्जाम्पल सोल्व करना आप 1 to 10 11 एग्जाम्पल तक आप सोल्व कर लेना, उसमें ये क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, तो आप इनके सॉल्यूशन वहाँ पे भी देख सकते हो। इसके अंदर क्या है, आपके पास में मासेस तो वही है m 2m 3m, लेकिन अब की बार पोजीशन जो है ना वो डिफरेंट होगी। पहला 1 मीटर डिस्टेंस पे, जैसे ये है m, ये 1 मीटर पे है यहाँ से, फिर है कितना 2m है ये, लेकिन इस बार ये जो 2m की पोजीशन डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, यहाँ से ये 4 मीटर पे है, पिछला कितने पे था 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे ऐसे था, फिर जो है वो 3m है, और ये कितने डिस्टेंस पे 9 पे, यहाँ से 9 पे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, कैलकुलेट कर लोगे, कर लेना। आपके मॉड्यूल के अंदर इसका सॉल्यूशन भी है एग्जांपल्स में, तो आप मॉड्यूल के 1 to 10 एग्जांपल्स अब सोल्व कर सकते हो। गॉट इट। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, तो इस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक सेकेंड, ये हो गया। अच्छा देखो एक क्वेश्चन और है, एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो करवा देता हूँ, फिर कुछ नई चीज़ बताऊंगा आपको। चलो भैया, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, एक बार पहले पढ़िए और आप देखिए कि आप ट्राई करो कि हो सकता है कि नहीं आपसे, फिर आप चेक कर लेना। आप देखो सुनो क्या है, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस, 3 पार्टिकल है, मास दे रखा है 1 kg 2 kg एंड 3 kg, m1 m2 m3 पता है। इफ सेंटर ऑफ मास इज एट दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता है इस बार 2, 2, 2, मतलब सेंटर ऑफ मास का XCOM2 है, YCOM2 है और ZCOM2 है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास पता है, तो जैसे आपको अपने को पता क्या ये है 1 kg, m2 क्या है 2 kg, m3 क्या है 3 kg, और सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट है वो भी पता है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मतलब XCOM कितना है 2, YCOM ये भी कितना है 2, और ZCOM ये भी कितना है 2, ये पता है। Then where should a fourth particle of mass 4 kg be placed so that the combined center of mass may be at 0, 0, 0? ऐसा बोला गया है कि आपके पास में 3 पार्टिकल है, अब वो 3 पार्टिकल कहाँ रखे गए हैं कोई आइडिया नहीं, बताया नहीं गया, लेकिन वो तीनों पार्टिकल कुछ इस तरीके से रखे गए हैं कि उनका सेंटर ऑफ मास पता करते हैं, तो वो सेंटर ऑफ मास मिलता है 2, 2, 2 पे, करेक्ट। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ ये m1 है, इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1, ऐसे कोऑर्डिनेट है इसके। एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे रखा हुआ m2, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट भी नहीं पता, x2, y2 और z2। एक पार्टिकल मान लो इधर रखा हुआ है m3, ये है x3, y3 और z3, ये कोऑर्डिनेट्स है, और इनका जब सेंटर ऑफ मास चेक किया गया तो वो सेंटर ऑफ मास आया अपने पास में 2, 2, 2 पे। इतना क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल में फोर्थ पार्टिकल और कहीं पे पुट करना चाह रहा हूं, और वो इस तरीके से पुट करना चाहता हूं कि जो नया सिस्टम बने 4 पार्टिकल का, उस नए सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो 0, 0, 0 पे मिलना चाहिए, ठीक है। ये है, तो वो कहाँ पे पुट करूं, मतलब जो फोर्थ पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको इस तरीके से कि चौथा पार्टिकल रखने के बाद में उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 0, 0, 0 पे आ जाए, ठीक है। तो एक बार तो पहले खुद से दिमाग लगाइए और फिर यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखो क्या है, आओ हम डिस्कस करते हैं इसको। क्या है सुनना ध्यान से, ऐसा है आपके पास में 3 पार्टिकल है, पहली वाली जो सिचुएशन दे रखी है उसको सोल्व करते हैं। पहले 3 पार्टिकल है, तीनों के कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो कोऑर्डिनेट तो हमने ऐसे मान लिया x1, y1, z1 पहले का, दूसरे का x2, y2, z2। तो
पहला वो जो 1 kg वाला है उसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x1, y1 और z1, ये m1 है। फिर m2 जो है वो 2 kg है, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x2, y2 और z2। फिर जो m3 है दैट इज 3 kg, यही था ना, 1 2 3 थे, ओके। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है ये हमने ले लिए मान लो x3, y3 और z3। इसका जो सेंटर ऑफ मास हम पता करते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ मास मिलता है मतलब XCOM 2 मिलता है, YCOM ये भी 2 मिलता है और ZCOM ये भी 2 मिलता है, ठीक है। तो पहले तो इसको सोल्व करते हैं, क्या मिलता है। XCOM का फॉर्मूला हम लगाए तो ये होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन टोटल मास, m टोटल कर देता हूँ। m1 है 1 kg तो 1 kg इंटू x1, तो ये हो गया 1 इंटू x1, तो ये तो हो गया x1 प्लस m2 x2 तो 2 इंटू x2, 2 इंटू x2 प्लस थर्ड जो है m3 x3 तो ये 3 इंटू x3, 3 इंटू x3 अपॉन टोटल मास कितना है 6, ठीक है। और इसका जो XCOM मिला वो ऑलरेडी गिवन है कि 2 है, ये 2 है, तो यहाँ से मेरे को ये इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा 12, मतलब ये क्या मिला x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, ये मिल गया मेरे को 12। ये एक इक्वेशन मिल गई, इसको यूटिलाइज करेंगे हम अभी, आगे यूज होगा। सिमिलरली अगर मैं YCOM पता करूँ उसमें भी एक इक्वेशन मिलेगा, ZCOM पता करूँ उसमें भी एक इक्वेशन मिलेगा, तीनों में मिलेगा एक एक इक्वेशन। तो x का तो पता कर लिया, y का पता करते हैं आओ। y में क्या होगा YCOM m1 y1 प्लस m2 y2, तो m1 y1 तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ m1 y1 तो 1 इंटू y1 प्लस m2 y2 तो 2 y2 प्लस m3 y3 3 y3 अपॉन टोटल मास वो 6, और ये भी कितना दे रखा 2, ये भी 2 दे रखा है, ये भी 2 दे रखा है, तो ये भी वो इक्वेशन मिल जाएगा, बस y में है ये y प्लस 2y2 प्लस 3y3 और ये 2 आएगा तो ये 12 हो जाएगा। ये आपको y कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली क्योंकि z कोऑर्डिनेट भी 2 ही है तो हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसी इक्वेशन z में मिल जाएगी, z1 प्लस 2z2 प्लस 3z3 इक्वल टू ये भी 12 मिल जाएगा। ये अपने को इक्वेशन मिल गई 3। ये तो तब की बात है जब इनिशियली 3 पार्टिकल आपके पास में थे और तीनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास था वो 2,2,2 पे था। अब ये बोल रहा है कि अब अगर मैं एक पार्टिकल और पुट करना चाह रहा हूँ कहीं पे, तो वो कौन सी जगह पे पुट किया जाए कि उसका जो न्यू सेंटर ऑफ मास मिलेगा, वो 0,0,0 पे मिल जाए अपने को। तो न्यू पोजीशन के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो न्यू पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ तो क्लियर है, ये इनिशियल सिचुएशन के हिसाब से। फोर्थ पार्टिकल की बात करें, मान लो फोर्थ पार्टिकल कहीं पे पुट किया है तो उसके कोऑर्डिनेट है फोर्थ पार्टिकल का। अच्छा, फोर्थ पार्टिकल के मास के बारे में बात करें तो फोर्थ पार्टिकल का कुछ मास तो गिवन होगा, एक सेकेंड, फोर्थ पार्टिकल का मास है 4 kg, मतलब फोर्थ पार्टिकल जो है 4 kg का पुट करना है, वो कहाँ पे पुट किया जाए तो अभी पता नहीं, उसके कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ ना कुछ। मैं फोर्थ पार्टिकल ले लेता हूँ m4 जिसका मास तो 4 kg गिवन है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो x4, y4 और z4 है, ऐसे। अब 3 पार्टिकल तो वो पहले की इनिशियल सिचुएशन के हिसाब से 3 पार्टिकल तो वहीं पर रखे, फोर्थ पार्टिकल की कोऑर्डिनेट ये आ गए। अब अगर इसमें सेंटर ऑफ मास पता करूँ तो अब सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा 0,0,0, मतलब अब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0 है। मतलब अब जो न्यू सिचुएशन है उस न्यू सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं XCOM पता करूँ तो ये क्या आएगा, 4 पार्टिकल ही ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m टोटल मास। तो m1 कितना है, m1 है 1 kg,
x1 प्लस 2 kg m2 है, x2 प्लस 3 x3 प्लस m4, अब की बार ये भी है 4 x4 अपॉन टोटल मास। अब 4 पार्टिकल है तो 4 पार्टिकल का मास कितना है, पहले कितना था 1 प्लस 2 प्लस 3, तो आपके पास में आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो पहले था ये 4 और आ गया, करेक्ट है। तो 6 तो पहले था 4, ये 10 हो गया, तो अपने पास में जो मिला, और ये x सेंटर ऑफ मास कितना है, अब जो न्यू सेंटर ऑफ मास है वो 0,0,0 पे है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, मतलब ये कितना है 0 है, ये 0 तो ये 10 तो 0 में चला जाएगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 0। डन। अब देखो मुझे क्या पता करना है, जो नया पार्टिकल पुट किया उसके कोऑर्डिनेट्स ये पता करने हैं, ये पता करना है, मतलब मेरे को x4 पता करना है, y4 पता करना है और z4 पता करना है। अब मुझे x1 x2 x3 तीनों ही नहीं पता डायरेक्टली तो, लेकिन मुझे एक ऐसी इक्वेशन पता है जिसमें ये टर्म आता है, क्योंकि जो पहले इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके हिसाब से हमने ये वाली इन्फॉर्मेशन का कुछ वैल्यू कैलकुलेट किया था, जो कि 12 आया था। देखो ये जो आया था x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, ये कितना आया था 12, तो इसका वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर लो यहाँ पे, इसका वैल्यू मैं पुट करूँ तो ये आ गया अपने पास में, ये आ गया अपने पास में 12, और ये कितना है 4x4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4x4 कितना आ जाएगा आपके पास में, ये 12 उधर ले जाओ तो ये -12 हो जाएगा, और x4 जो आएगा आपके पास में ये कितना आ जाएगा, x4 वो आ जाएगा -12/4, तो x4 मिल गया आपको कितना, ये मिल गया -3, ये मिला, ये x4 मिल गया, मतलब जो फोर्थ पार्टिकल कहाँ पे पुट करना है, ऐसी जगह पे पुट करना है जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है -3। सिमिलरली हम इसका y कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं, z कोऑर्डिनेट भी। अब न्यू सेंटर ऑफ मास के लिए y जैसे x पता किया वैसे y पता कर लो, और y वाले में भी ये 3 टर्म्स का वैल्यू वहाँ से पिछले वाले से उठा के पुट कर देना, और ये फोर्थ का हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये अपने को, हमने आज क्या सीखा, हमने क्वेश्चंस किए, अब तक क्या सीखा, क्वेश्चंस किए, उसमें डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस किए। एक तो वो ज्योमेट्री में डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग मासेस को पुट कर दे, सेंटर ऑफ मास पता करना हो, कई बार सेंटर ऑफ मास गिवन है तो पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर पता करना हो या पार्टिकल के कोऑर्डिनेट पता करना हो, ये चीज़ हम पता कर सकते हैं। ठीक है सर, टाइम क्या हो गया, एक बार टाइम बताना यार। वीडियो का टाइम देखो एक बार कितना हो गया, 1 आवर हो गया, कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो आज हम लोग इसको यहीं पे फिनिश करेंगे, और इसके आगे वाला जो फॉर्मेट है जो जिसमें हम लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, नए टाइप के क्वेश्चंस के फॉर्मेट सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप यहाँ तक का एक बार जो एग्जाम्पल मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल नंबर 11 तक के हैं वहाँ तक एग्जाम्पल आप ट्राई कर लें, और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आया तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।